बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। हम लोग डेली बहुत ही शानदार प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं और आज भी आपके प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं और मोस्टली आपके पढ़े हुए हैं। आज के प्रश्न बहुत आसान हैं। आज आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा सॉल्व करने में। आज आपका पहला प्रश्न है, यदि आप हिमालय से होकर यात्रा करते हैं तो आपको वहाँ निम्नलिखित में से किस पादप किन पादपों को प्राकृतिक रूप से उगते हुए देखने की संभावना है। आपको बताना है कि अगर आप हिमालय से होकर के यात्रा कर रहे हैं तो आप वहाँ पे कौन से पादपों को देख सकते हैं। आपके सामने ऑप्शन है बांज है, बुरंज है, चंदन है। अब आपको कोड की सहायता से उत्तर देना है। ए में है यानी कि पहले में है पहला दूसरा, दूसरे में है पहला तीसरा, तीसरे में है केवल तीसरा और चौथे में है कि सभी। बताएंगे बच्चा लोग, अगर आप हिमालय की यात्रा कर रहे हैं तो आपको कौन से प्लांट वहाँ देखने को मिलेंगे। बहुत आसान है आप सभी के लिए। आप सभी को पता है कि चंदन दक्षिण के इलाके में मिलते हैं, कर्नाटक के इलाके में, केरल के पश्चिमी इलाके में, मतलब पूर्वी इलाके में। तो 3 तो नहीं होगा। अगर 3 नहीं है तो आपका उत्तर आ गया है। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट, बांज और बुरुंश जो है ये हिमालय के क्षेत्र में आपको देखने को मिलेंगे अगर आप हिमालय की यात्रा करते हैं तो। पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए जो है वनागत यानी कि वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल कितना होना चाहिए। अगर आप पर्यावरण में संतुलन चाहते हैं तो कितना प्रतिशत वन कम से कम होना चाहिए। ये बात तो सभी बच्चों को मेरे पता होगा। 10% है, 23% है, 33% है या 53% है। तो वेरी इजी, आप सभी को पता है कि 33% वन होने चाहिए पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए कम से कम। और अभी तक हमने इसको प्राप्त नहीं किया है। अभी तक हम वन रिपोर्ट में अगर आप देखेंगे 2021 के हिसाब से, तो 2021 के हिसाब से टोटल जो वन है ये 24.62% है। आई थिंक मैंने 24.56 किसी दिन बता दिया था, तो इसको ध्यान दीजिएगा। 24.62% है। पिछले साल 56 था, इस बार 62 हुआ है, यानी कि 2019 के हिसाब से 24.6 था, इस बार आपका 62 हो गया है। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट है। वन रिपोर्ट 2021 में जो आया है ये 17वीं नंबर की रिपोर्ट है, ये भी याद रखिएगा 17वीं नंबर की रिपोर्ट है। और इसमें टोटल जो वनावरण और वृक्षावरण है भौगोलिक क्षेत्रफल का ये 24.62% है। बच्चा लोग याद रखिएगा। जिसमें से अगर पूछे कि कितना प्रतिशत आपके वनावरण है तो याद रखिएगा 71% है। 21.71% आपके वनावरण है यानी कि जंगल है। और अगर पूछे वृक्षावरण कितना है तो 2.91% आपके वृक्षावरण है। और इन दोनों को अगर मिला देंगे आप तो टोटल 24.62% आपका वनावरण और वृक्षावरण हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। 21.71% वनावरण है, 2.91% वृक्षावरण है। दोनों को इंक्लूड कर देंगे तो ओवरऑल 24.62% आपका वनावरण और वृक्षावरण हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर जो 3 है ये सही है। और 2012 तक का हमने टारगेट रखा था कि 2012 तक हम 33% वन का क्षेत्रफल प्राप्त कर लेंगे, लेकिन वो अभी तक संभव नहीं हुआ है और ये बहुत दुख की बात है। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। इसमें से कौन सा है जो सुमेलित नहीं है। कह रहा है मानसूनी वन, क्या सागौन और साखू मानसूनी वन है। दूसरा कह रहा है विषुवत रेखीय वन, क्या महोगनी और रोजवुड आपके जो है विषुवत रेखीय वन है। तीसरा कह रहा है भूमध्य सागरीय वन, क्या आलू बुखारा और जैतून विषुवत रेखीय भूमध्य सागरीय है। और चौथा कह रहा है आपका कोड़धारी वन, क्या चीड़ और फर, यहाँ पे होगा फर, आपके कोड़धारी वन है। और पांचवा ले लीजिए कि कोई भी ऐसा नहीं है जो सुमेलित ना हो, यानी कि सभी सुमेलित हैं। फटाफट उत्तर दीजिएगा कौन सा है जो सुमेलित नहीं है। और बहुत ही शानदार प्रश्न है, ये सारे आयोग के पूछे हुए प्रश्न हैं कि कौन से जलवायु में किस तरह के वन पाए जाते हैं। आयोग के द्वारा बार बार पूछे जाते हैं, तो याद रखेंगे बच्चा लोग। यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है जो कि सुमेलित ना हो, यानी कि सभी सुमेलित हैं। मानसूनी वन साल सागौन आपके यहाँ होता ही है। विषुवत रेखीय सदाबहार वन में महोगनी रोजवुड होते ही हैं। भूमध्य सागरीय वन आप जानते ही हैं, बुखारा हो गया, जैतून हो गया, खट्टे फलों के प्लांट्स आते ही हैं। कोड़धारी वन में चीड़ और फर होते ही हैं जो हिमालय पे भी देखने को मिलते हैं। तो कोई भी ऐसा नहीं है जो कि सुमेलित ना हो, यानी कि सभी सुमेलित हैं।
पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन कौन उत्पादित करता है? ये तो मेरे बच्चों को रटा हुआ है, नींद में भी बता देंगे कि पृथ्वी को सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है। जो नहीं पढ़े रहते हैं वो कहते हैं अमेज़न जंगल, लेकिन जिन्होंने पढ़ा है उन्हें पता है। घास है, शैवाल है, वृक्ष है या घास के खेत, तो सभी को पता है। मेरे बच्चों को तो बिल्कुल पता है कि शैवालों से सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन आते हैं, क्योंकि पृथ्वी का जो आपका 4 में से देखेंगे तो 3 हिस्सा पानी ही पानी है, जहाँ पे शैवाल होते हैं, पादप प्लवक होते हैं। इसके अलावा एक हिस्सा जो स्थल है, इसमें भी तो झील, तालाब, नदी, गड्ढे, पोखरे होते हैं, उसमें भी शैवाल होते हैं। तो इसलिए लगभग 90% ऑक्सीजन पृथ्वी का कौन दे रहे हैं? शैवाल दे रहे हैं। क्योंकि स्थल के पूरे भाग में आपके ज़्यादातर तो मानव, बिल्डिंग, उद्योग धंधे, रोड और ये सब चीज़ें भरी हुई हैं। पेड़ बहुत कम है, तो निश्चित ही जलीय भाग से ही आएगा ज़्यादा ऑक्सीजन। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। अगला देखिए बच्चा लोग, ये भी बहुत ही शानदार प्रश्न है और आसान भी है। कह रहा है, निम्नलिखित में से कहाँ पर एक संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है? कहाँ पे एक संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है? पूर्वी घाट है, पश्चिमी घाट है, गोवा है या चंद्रताल है? बताएंगे बच्चा लोग, हो सकता है आपके लिए नया हो, लेकिन इसको याद रखिएगा कि आपके गोवा में एक कच्छ वनस्पति क्षेत्र है, यानी कि जहाँ पे वनस्पतियों को संरक्षण दिया जाता है। जो मैंग्रोव होते हैं, जो कि दलदल में उगते हैं या खारे पानी में उगते हैं, उन्हीं को कच्छ वनस्पति कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है, गोवा में है ये। अगला देखिए, निम्नलिखित देशों में से किस में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 70% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है? क्या बात है, ऐसे प्रावधान होने चाहिए जो मानव को मानव बना के रखता है, जिसकी वजह से ये दुनिया है, उसका प्रावधान होना चाहिए। तो कौन से संविधान में कहा गया है कि वहाँ के देश में 70% वन होने ही होने चाहिए? इस संविधान में प्रावधान है। मालदीव है, नेपाल है, भूटान है या अफ़गानिस्तान है? आपके सामने हैं 4 देश। इसमें से कौन से देश के संविधान में ये बात की गई कि वहाँ के देश में कम से कम 70% क्षेत्रफल पर देखिए वन होने चाहिए? बहुत ही शानदार काम किया है जिसने भी किया है। और ये काम कौन कर रहा है? आपका पड़ोसी देश, जिसको कहते हैं भूटान। ये दुनिया का एकमात्र कार्बन निगेटिव देश है, ये याद रखिएगा। दुनिया का एकमात्र कार्बन निगेटिव देश है, यानी कि जितना होना चाहिए उससे भी कम है यहाँ पे कार्बन। तो अपने आप में बहुत ही शानदार काम है, भूटान का है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। अगला देखिए, समुद्री राष्ट्रीय पार्क अवस्थित है। समुद्री राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? नेशनल पार्क ऑफ मरीन कहाँ पे है? कच्छ की खाड़ी में है, चिल्का झील में है, सुंदरबन में है या उपरोक्त में से कोई नहीं? बहुत ही आसान है और आप लोगों को ये चीज़ें पता होनी चाहिए। आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है ये बिल्कुल सही है, कच्छ की खाड़ी में ही है समुद्री राष्ट्रीय पार्क। आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल आसान है और आसान के साथ साथ इम्पॉर्टेंट भी है। टैगा वन विशिष्टता है। टैगा वन विशिष्टता है, किस प्रकार के जलवायु में टैगा पाए जाते हैं? ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान है, जो कि आप लोगों ने सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं। पहला है भूमध्य रेखीय क्षेत्र की, दूसरा है उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र की, तीसरा है समशीतोष्ण क्षेत्र की और चौथा है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का। बताएंगे बच्चा लोग, टैगा वन वनस्पति किस प्रकार की विशेषता रखता है, किस क्षेत्र की विशेषता है? तो आप सभी को पता है कि कैसा है, आपका समशीतोष्ण क्षेत्रों में पाया जाता है, जहाँ पे ठंडा होता है मौसम, वहाँ पे पाया जाता है। यानी कि ना बहुत ठंडा ना बहुत गर्म, वहाँ पे ऐसी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं जिसको हम टैगा भी कहते हैं, जिसको हम शंकुधारी या कोणधारी वन भी कहते हैं। देखिए आपके सामने फिर से आ गया है प्रश्न, कौन सा है जो सुमेलित नहीं है और आपका पढ़ा हुआ है, तो आप लोगों को समस्या नहीं होगा। एक तरफ है घास स्थल, दूसरी तरफ है महाद्वीप। कौन से महाद्वीप में कौन से घास पाए जाते हैं, सब कुछ पढ़ाया है आपको, तो समस्या नहीं होगी। लानोज, क्या ये दक्षिणी अमेरिका का है? स्टेपी, क्या ये यूरोप में पाया जाता है? प्रेरी, क्या उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है? बेल्ट, क्या एशिया में पाया जाता है? फटाफट उत्तर देंगे बच्चा लोग, कौन सा है जो सुमेलित नहीं है? सब कुछ आपका पढ़ा हुआ है, इसमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो आप ना जानते हो। तो निश्चित ही आपका क्या सत्य नहीं, मतलब सत्य, हाँ सही नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सत्य नहीं है।
क्योंकि आप सभी को पता है कि जो बेल्ट है ये एशिया में नहीं पाया जाता है। बेल्ट कहाँ पाया जाता है आप सभी को मैंने बताया था। और बेल्ट किस तरह का घास है, उष्णकटिबंधीय है या शीतोष्णकटिबंधीय है, फटाफट कमेंट कीजिएगा। लानोज आपके दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। और दक्षिणी अमेरिका में कहाँ पाया जाता है, तो वेनेजुएला में। ये भी आया है, कहाँ पाया जाता है, तो वेनेजुएला में पाया जाता है। और वेनेजुएला में कैसा घास है, उष्णकटिबंधीय घास है, ये उष्णकटिबंधीय घास है। स्टेपी यूरेशिया में पाया जाता है, यूरोप भी कहेंगे। ये आपका शीतोष्णकटिबंधीय घास है, शीतोष्ण है। प्रेरी उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है, ये भी शीतोष्ण घास है। बेल्ट कैसा घास है और कहाँ पे पाया जाता है, फटाफट कमेंट कीजिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रामसर साइट है और आपको बताना है रामसर साइट के बारे में। देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है, आईएएस का प्रश्न है, कूट की सहायता से उत्तर देना है, तो जल्दबाजी मत कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ये आपका रिपीटेड प्रश्न है। कह रहा है रामसर सम्मेलन के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में सभी आर्द्र भूमियों को बचाना और संरक्षित रखना भारत सरकार के लिए अधिदेशात्मक है। दूसरा कह रहा है आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2010 भारत सरकार ने रामसर सम्मेलन की संस्तुतियों के आधार पर बनाए थे। तीसरा कह रहा है आर्द्र भूमि नियम 2010 आर्द्र भूमियों के अपवाद क्षेत्र या जल ग्रहण क्षेत्र को भी सम्मिलित करते हैं, जैसा कि प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया गया है। ये रिपीटेड प्रश्न है, अगर आपको याद होगा तो मैंने प्रश्न पहले भी सॉल्व कराया है। अगर आपको भूल रहा है तो आप लोग रिवीजन ज़रूर कर लिया कीजिए। देखिए आपके सामने कूट है, पहले में है पहला दूसरा, दूसरे में है दूसरा तीसरा, तीसरे में है केवल तीसरा और चौथे में है सभी। तो बच्चा लोग बहुत शानदार प्रश्न है, कूट आपने देख लिया है, अब आपको उत्तर देना है। देखिएगा क्या आप लोग क्या उत्तर देने वाले हैं, देखते हैं। इतना मेहनत आप लोगों के लिए किया जा रहा है, हमारे दिन के कम से कम 5-6 घंटे तो आप ही को जाते हैं, आप ही को समर्पित हैं। आप लोग भी अपने आप को बहुत ज़्यादा समय दीजिए। बच्चा लोग क्या है जो सही हो जाएगा, आपका दूसरा तीसरा सही है, पहला सही नहीं है, क्योंकि रामसर सम्मेलन के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र की सभी आर्द्र भूमियाँ नहीं शामिल होती हैं, बल्कि कौन सी आर्द्र भूमियाँ शामिल होती हैं, जो जैव विविधता रखती हों, जो जीवों के आवास हो, जो मतलब उनकी अपनी एक मतलब विशिष्टता हो, क्वालिटी हो। हर मतलब दलदल ज़मीन को हम वेटलैंड घोषित नहीं करते हैं, उसके कुछ मानक होते हैं और वो मानक मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ। तो पहला तो नहीं है, दूसरा बिल्कुल सही है कि आर्द्र संरक्षण और प्रबंधन नियम 2010 भारत सरकार ने रामसर सम्मेलन की संस्तुतियों के आधार पर बनाए थे, सही है। और आर्द्र भूमि नियम 2010 आर्द्र भूमियों के अपवाद क्षेत्र या जल ग्रहण क्षेत्र को भी सम्मिलित करते हैं, जैसा कि प्राधिकार द्वारा निर्धारित किया गया है। तो आपका दूसरा ऑप्शन देखिए बच्चा लोग सही हो गया, यानी कि दूसरा तीसरा एकदम से करेक्ट है। पहला सही नहीं है, और पहला आपको पता होता तो आपका पहला चौथा वैसे भी हट जाता और आसानी से आप उत्तर प्राप्त कर लेते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है। कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा जो वन है वो उसके अंतर्गत पाए जाते हैं। आपका पहला है हिमाचल, दूसरा है आंध्रा, तीसरा है अरुणाचल और चौथा है असम। तो ये मैं आप लोगों को क्रम लिखाई थी कि क्षेत्रफल के आधार पे भी और प्रतिशत के आधार पर भी। प्रतिशत में सबसे पहले आपका मिज़ोरम आता है, मैंने आपको लिखाया था क्लास में, सबसे पहले मिज़ोरम आएगा। दूसरे नंबर पे जो प्रतिशत पे आता है वो अरुणाचल प्रदेश आ जाता है। तीसरे नंबर पे जो आता है वो मेघालय आ जाता है। चौथे पे आपका मणिपुर आ जाता है और पाँचवें पे नागालैंड आ जाता है। ये आपके वन प्रतिशत के आधार पे हैं, जो ज़्यादातर प्रतिशत के हिसाब से हैं। तो इन पाँचों में से आपके पास ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, तो ये सही हो गया। क्षेत्रफल में भी मैंने आपको बताया था फर्स्ट एमपी है, और बाकियों का क्रम अगर याद है तो कमेंट कीजिएगा, हमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। निम्नलिखित देशों में से किस में पंपास घास का मैदान स्थित है। चिली में है, अर्जेंटीना में है, ब्राज़ील में है या इक्वेडर में है। आज ही की क्लास में बताई हूँ आप लोगों को, अच्छा नहीं आज नहीं बताई हूँ, आज तो लानोस बताई हूँ। पंपास हम लोग इसके पहले के क्लास में सॉल्व कर चुके हैं। क्या हो जाएगा बच्चा लोग, तो सभी को पता है कि पंपास आपके अर्जेंटीना की घास स्थल है, और ये कैसे हैं, शीतोष्णकटिबंधीय घास हैं। शीतोष्णकटिबंधीय घास काफ़ी पौष्टिक होते हैं, मुलायम होते हैं, चारे के यूज़ में आते हैं, और यहाँ पे चारागाह भी खूब डेवलप होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है, अर्जेंटीना, जो कि दक्षिणी अमेरिका का एक देश है। यहाँ पे पंपास घास के स्थल पाए जाते हैं। अगला प्रश्न बहुत आसान है, मेरे बच्चों को ये सॉल्व करने में 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा।
मानव जनित जीवोम कौन सा है, यानी कि मानव द्वारा निर्मित बायोम कौन सा है। जल तंत्र है, घास का मैदान है, वर्षा वन है या फसल भूमि है। तो निश्चित ही सभी बच्चों को पता है, जो नहीं पढ़े होंगे वो भी बता देंगे कि फसल भूमि मानव बनाता है, इसलिए ये आपका कैसा हो गया, मानव जनित जीवोम हो जाएगा। लीजिए आगे आपके सामने और एक घास स्थल से जुड़ा हुआ क्षेत्र, जिसमें का काफ़ी कुछ आप जान चुके हैं। बचे हुए पॉइंट्स आपके अभी क्लियर हो जाएंगे। घास के मैदान हैं और आपको इनको सॉल्व करना है, कौन सा है जो सुमेलित नहीं है। एक तरफ घास है, दूसरी तरफ देश हैं। पंपास क्या ये अर्जेंटीना में होता है। पुस्टाज क्या ये आपका रोमानिया में होता है। बेल्ट क्या ये दक्षिण अफ्रीका का है। डाउन्स क्या ये ऑस्ट्रेलिया का है। निश्चित ही बच्चा लोग आप सभी को याद आ गया होगा, सारी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं क्लास में। आपका जो पंपास है अर्जेंटीना का है, बिल्कुल सही है। शीतोष्ण घास है, अभी बताया, याद रखिएगा, ये भी पूछता है। पुछताछ आपके रोमानिया का नहीं है बल्कि हंगरी का है। हंगरी का है और कैसा घास है, शीतोष्ण ही है, शीतोष्ण ही है बच्चा लोग, याद रखिएगा। बेल्ट आपके दक्षिण अफ्रीका का है, देखिए आ गया है, इसीलिए मैं उत्तर नहीं बता रही थी क्योंकि मुझे पता था आगे मिलेगा। ये अफ्रीका का है और ये भी कैसा है, शीतोष्ण ही है। डाउन्स आपके ऑस्ट्रेलिया का है और ये भी शीतोष्ण है। ये चारों आपके शीतोष्ण घास के मैदान हैं। उष्ण घास के मैदान में सवाना, लानोज और कंपोज तीन ही होते हैं, मैंने आपको क्लास में बता दिया था। सवाना और आपका कंपोज और आपका लानोज, ये तीन ही होते हैं जो आपके उष्णकटिबंध होते हैं। इसके अलावा जितने भी घास आते हैं वो सारे आपके शीतोष्ण हैं। तो सवाना, कंपोज और लानोज रट लीजिएगा, ये तीन उष्ण हैं। इसके अलावा जितने मिले सब आँख बंद करके शीतोष्ण कर दीजिएगा, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। एक और भी मैंने बताया था, कैंटनबरी, कैंटनबरी जो है ये आपके न्यूजीलैंड का शीतोष्ण घास है। सारी बातें याद रखिएगा, क्लास में सब कुछ पढ़ाया है मैंने। अगला देखिए, समुद्री घास निम्नलिखित तत्वों का प्रमुख तथा महत्वपूर्ण स्रोत है। समुद्री घास से हमें सबसे ज़्यादा क्या चीज़ें मिलती हैं। पहला है आयोडीन, दूसरा है क्लोरीन, तीसरा है ब्रोमीन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ये तो उत्तर सभी को पता होगा बच्चा लोग कि आपके समुद्री घास से सबसे ज़्यादा जो मिलता है वो है आपका आयोडीन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि आयोडीन समुद्री जल में बड़े पैमाने पर पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है। किस प्रकार के वन में आपको सबसे ज़्यादा पादप विविधता यानी कि वनस्पति विविधता देखने को मिलेगा। सभी बच्चों को रटा है मेरे, अब तो गलती नहीं करेंगे आप लोग, नींद में भी बताएंगे कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा वनस्पति और जीवों की विविधता होगी। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों में, उपोष्णकटिबंधीय पर्वतीय वनों में, शीतोष्ण आर्द्र वन में या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। तो निश्चित ही अब तो कोई इस प्रश्न में दम नहीं रह गया है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में ही सबसे ज़्यादा जैव विविधता देखने को मिलती है। यहीं पे सबसे ज़्यादा वनस्पति और जीवों की प्रजातियां आपको देखने को मिलेंगी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपके क्षेत्र हैं और दूसरी तरफ आपका मतलब वन है और क्षेत्र है, आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। कह रहा है उष्णकटिबंधीय वन, क्या ये साइलेंट वैली में आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा कह रहा है शंकुधारी वन, क्या ये हिमाचल प्रदेश में मिलेंगे। तीसरा है कच्छ वन, क्या ये सुंदरबन में मिलेगा। चौथा है पतझड़ी वन, क्या ये राजस्थान में मिलेगा। और पांचवा है कि कोई नहीं, यानी कि कोई भी गलत नहीं है, यानी कि सभी सही हैं। आपके पास 5 ऑप्शन है और आपको बताना है कौन सा है जो सत्य नहीं है। तो निश्चित इसमें थोड़ा सा अगर कन्फ्यूज़न होगा आपको तो ऑप्शन नंबर 4 में होगा, मुझे पता है। पहले में तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। उष्णकटिबंधीय वन जो है ये आपके साइलेंट वैली में मिलते हैं, सदाबहार वन यहाँ देखने को मिलते हैं। सबसे ज़्यादा जैव विविधता भारत में यही है, साइलेंट वैली या मूक घाटी जो आपके कहाँ है, केरल में है। शंकुधारी वन, कोटधारी वन जिसको कहते हैं या टैगा वन कहते हैं, ये हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर इन सभी क्षेत्रों में मिलेंगे, ठंडे क्षेत्रों में। कच्छ वाले वन जिसको हम मैग्रोव वन कहते हैं, सुंदरी वन कहते हैं, अनूप वन कहते हैं, बेलांचली वन कहते हैं, सुंदरबन में मिलेगा। पतझड़ी वन आपके राजस्थान में मिलेंगे, जो कि राजस्थान का सारा इलाका ऐसा नहीं है जहां बारिश ना होता हो। कुछ इलाके ऐसे हैं जहां काम भर का वर्षा मिल जाता है, वहां पे पतझड़ वन पाए जाते हैं। और जो इलाका बहुत कम वर्षे वाले होते हैं वहां पे कटीली झाड़ियां होती हैं। और कुछ इलाके ऐसे हैं जहां बिल्कुल नाम मात्र की वर्षा होती, वहां पे तो कटीली झाड़ियाँ भी नहीं हैं, सिर्फ कई किलोमीटर तक सिर्फ रेत के टीले ही नज़र आते हैं। तो ऐसा मत सोचिएगा कि राजस्थान में पतझड़ी वन नहीं है। राजस्थान का
का पूरा इलाका अनफर्टाइल नहीं है। आपके जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से एमपी से सटे हुए इलाके हैं, इन क्षेत्रों में वन पाए जाते हैं, जैसे खेजरी के वन, बबूल के वन, आपके खजूर के वन, ऐसे बहुत सारे वन देखने को आपको मिलेंगे। तो इसलिए आपका कोई भी ऐसा नहीं है जो सही ना हो, यानी कि सभी सही हैं। अगला देखिए, भारतीय वन रिपोर्ट के अनुसार भारत में वनाच्छादित क्षेत्रों में वृद्धि का प्रतिशत। अच्छा देखिए, यहाँ पे ये नहीं दिया है कि किस ईयर के हिसाब से बताना है। तो अगर हम 2021 के हिसाब से देखें तो 2021 में जो वन क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है बच्चा लोग, वो याद रखिएगा। इस समय जो वृद्धि हुई है ये हुआ है आपका 2261 या 2161 जो है वन क्षेत्रफल में, हाँ 2261 होगा यहाँ पे। 2261 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुई है, वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुई है वन क्षेत्रफल में। 2261 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुई है, याद रखिएगा ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आपका जो वन वृद्धि है ये किन राज्यों में हुई है, मैंने ये भी लिखाया है, और ये भी याद रखिएगा। इस समय वर्तमान में 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, याद रखिएगा। स्टेट और आपके यूटी दोनों मिला करके 17 ऐसे हैं जहाँ पे 33% का आंकड़ा पूरा हो चुका है। तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों मिला के 17 हो गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया, यानी कि भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया था, आपको ये बताना है। आपके सामने है ऑप्शन, पहला है 1976, दूसरा है 1983, तीसरा है 1980 और चौथा है 1988। बताएंगे बच्चा लोग, भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसको याद रखिएगा। आपका ऑप्शन नंबर जो 3 है ये बिल्कुल सही है। 1980 में वन संरक्षण अधिनियम भारत सरकार के द्वारा पारित किया गया था। 1980 का डेट याद रखिएगा और ईयर भी। अगला प्रश्न देखिए, गैर वन क्षेत्र में विकसित किए गए निम्नलिखित में से कौन से पादप को भारतीय वन अधिनियम 2017 में वृक्षों की परिभाषा से हटा दिया गया है। आपको बताना है कौन सा इसमें से वन है जिसे अब वन नहीं कहा जाता है, उसको अब वन नहीं कहा जाता है बल्कि घास कहा जाता है। और कब से कहा जाने लगा है, भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 में उसे वन के श्रेणी से हटा करके घास में रख दिया गया है। तो आपको बताना है कि वो कौन है। तो आप सभी को पता होगा कि बांस को ही यहाँ से हटा करके घास का दर्जा दे दिया गया है, बांस को अब घास माना जाता है। इसको ग्रीन गोल्ड भी कहा गया था बजट में, तो याद रखिएगा। उम्मीद है बच्चा लोग प्रश्न अच्छे लगे होंगे और आप लोगों की पुरानी चीज़ों का रिवीजन भी हुआ होगा, कुछ नए पॉइंट भी जानने को मिले होंगे। तो आप लोग भी खूब मेहनत कीजिए, हम भी प्रयास बिल्कुल किए हुए हैं आप लोगों के लिए। आप लोग भी एकदम मेहनत करते रहिए, हम सब लोग आप लोगों के लिए तत्पर हैं, जितना हो पा रहा है हम लोग कर रहे हैं और आगे भी बच्चा लोग जब तक और जितना हो पाएगा करते रहेंगे। बस आप लोगों का प्यार, साथ, सहयोग इस तरह से ही बनाए रखें और आप लोगों को जल्दी से सिलेक्शन दे, सफलता दे, ताकि हमें भी खुशी हो कि हमारा मेहनत सार्थक हुआ। थैंक यू सो मच बच्चा लोग।